जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 11th की फिज़िक्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। चैप्टर हमारा 4 चल रहा था, 2 डायमेंशनल मोशन, है ना, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। सो पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इससे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है ना। सो वन बाय वन हम चीज़ों को एलाबोरेट करते हैं और कुछ लिखते भी चलते हैं साथ साथ। सो स्टार्ट करेंगे। अ प्रोजेक्टाइल इज a name given to any body which once thrown into space with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity along without being propelled or by any engine or fuel। करेक्ट। सो इसका क्या मतलब निकला कि प्रोजेक्टाइल ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम इस नाम को देते हैं जो एक बार स्पेस में फेंका गया, थ्रो किया गया, किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी इंजन और फ्यूल, वो मतलब कोई अदर फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है, फिर वो उसके ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी के अलॉन्ग मूव करने लगता है। ग्रेविटी के अलॉन्ग मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो भी हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर वो मूव करने लगता है। करेक्ट। यानी कि जैसे हम कोई भी पत्थर लें और ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, पहले तो वो गया ऊपर की तरफ, हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसे दी थी, अब उस पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो वापस आने लगेगा। ठीक है। हमने उसी पत्थर को सीधा ऊपर ना फेंक कर हमने क्या किया, कुछ एंगल में फेंक दिया इस तरीके से। क्या हुआ, हमने इस तरह से बचपन में या अभी भी करते हैं, बॉल खेलते हैं हम लोग करते हैं, हमने फेंका, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इस तरह से हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग मैंने किसी एंगल पर इसको उस स्टोन को यहाँ पर फेंक दिया, तो कुछ ऐसा डायरेक्शन वो लेकर चलेगा। ठीक है। यानी दोनों मोशन, जो हमारा वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमने दी थी उसके अकॉर्डिंग भी मूव करता है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी भी मूव करता है। ये 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो पाथ दिख रहा है आपको, जिधर से वो स्टोन या वो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से गया, दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। सो इसके लिए अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल is called its trajectory। ठीक है, ट्रैजेक्टरी कहलाता है। जैसे बुलेट फायर हुआ राइफल से तो बुलेट एकदम सीधा जाती है, फिर क्या होती है भाई, जब उसकी स्पीड स्लो होने लगेगी बाय द एयर असिस्टेंस और वॉट एवर, फिर वो कुछ देर बाद इस तरह से डाउन होने लगेगी, है ना, ऐसे डाउन होने लगेगी नीचे की तरफ, होता है। कोई भी स्टोन लिया हमने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया फ्रॉम सम हाइट,
फिर क्या होगा, वो नीचे की तरफ भी मूव करने लगेगा। फेंका हमने हॉरिजेंटल है तो दोनों मोशन कैसे आ रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी वहाँ पर एक्ट हो रहा है। सो एक प्रिंसिपल है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए। अभी तो हमने प्रोजेक्टाइल की बात की, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, तो वो प्रिंसिपल भी हम जान लें। वो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। ऑफ मोशन, जो मोशन प्रोजेक्टाइल के दौरान हो रहे हैं, हॉरिजेंटल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, यही इस जो हमारा प्रिंसिपल है इसका मीनिंग है, यही ये बताता है कि द टू मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along horizontal and vertical, horizontal and vertical directions are independent. Both are independent of each other. करेक्ट, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस है। कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। हम वर्टिकल मोशन कर रहे हैं वो अपने हिसाब से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में अपने हिसाब से मूव कर रहा है, उसकी जो भी वेलोसिटी उसको दी गई थी। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ एजम्पशंस भी हैं, उस एजम्पशंस के बारे में हमें यहाँ जान लेना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल में कैसे एजम्पशंस दिए जाते हैं। लाइक कि जैसे कि इतना भी हल्का ऑब्जेक्ट ना हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इतना भी वेटलेस ना हो कि हवा भी उसे उड़ा ले जाए, तो एयर रेसिस्टेंस नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट यही है कि एयर रेसिस्टेंस कैसा है, नेग्लेजिबल। तो वी शैल assume that the air resistance has negligible effect on the motion of प्रोजेक्टाइल। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है रोटेशन ऑफ अर्थ। ऐसा नहीं है कि हम अर्थ रोटेट करें तो हम कहेंगे उसका भी इफेक्ट होगा, तो हम यहाँ पर इसको भी नेग्लिजिबल मान के चलते हैं कि अर्थ रोटेशन हैज नो इफेक्ट। द रोटेशन ऑफ अर्थ हैज नो effect. Correct. Now the third point is on the motion. Okay, 2 point here. All right, ठीक है। सो यहाँ पर 2 पॉइंट है हमारे पास जिनको हम एज्यूम करके चलते हैं कि एयर रेसिस्टेंस यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, नेग्लिजिबल है, और रोटेशन ऑफ अर्थ की रोटेशन का भी कोई इफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पे नहीं पड़ता है। करेक्ट। नाउ अब एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखते हैं कैसे वो वर्क करता है, उसकी क्या कंडीशंस बनती हैं, उसके क्या डिस्टेंसेस होते हैं, उसकी क्या वेलोसिटीज होती हैं, है ना। और वो क्या है कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को या ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, लाइक हम बिल्डिंग पर खड़े हैं, है ना, हम बिल्डिंग पर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से हमने इस तरह से फेंका और वो नीचे आकर ज़मीन पर गिरा, हम उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल given horizontal projection. Now what is the figure about this? The figure is like this. ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंका, ऐसे वो अर्थ सरफेस पर आकर गिरा, ये अर्थ सरफेस हमारा है। ठीक है, और ये उसकी टोटल हाइट हो गई, हमने इसको कहा h।
करेक्ट। जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो हम इसे कुछ हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी देंगे, कुछ समय बाद वो नीचे भी आने लगेगा, है ना। सो यहाँ पर क्या होगा, दो कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे मोशन के, ठीक है। और इस समय इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है या इसके मोशन की डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और हम लेकर चलते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल दैट इज बीटा, करेक्ट। जहाँ भी आकर ये ज़मीन पर गिरा कुछ एंगल बनाएगा सरफेस से, है ना, उसको हम लेट करते हैं थीटा। अब आइए इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो रही हैं। तो सपोज अ बॉडी इफ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with velocity u from a point O at the certain height h above the ground level, the body is under the influence of two independent motion। दो इंडिपेंडेंट मोशन कौन से हो रहे हैं, एक तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, और एक वर्टिकल मोशन हो रहा है, इसलिए वो हाइट से कुछ नीचे भी तो आ गया, ठीक है, करेक्ट। तो वर्टिकल मोशन जो हमारा है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी वर्क कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, सेम वेलोसिटी से चलता जाएगा आगे। बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। सो अब जैसा कि हम जानते हैं फॉर द हॉरिजॉन्टल तो वहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का रिलेशन लगेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो रहा है। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स बाई स्पीड इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एंड एक्स इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। नाउ टी इज इक्वल टू वॉट, एक्स अपॉन एस, एस इज वॉट टोटल डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या है, कितनी है, अभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। इसी के साथ हम वर्टिकल मोशन देखें तो वर्टिकल हमारा कैसा है, एक्सेलरेटेड है, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज होगा यहाँ पर। सो जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस है हम उसे लेट कर लेते हैं लाइक वाई, देन इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, नीचे की तरफ हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, तो इनिशियली वो रेस्ट पर था। सो यू इज इक्वल टू 0 विद टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी के थ्रू लग रहा है, देन जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, कितने टाइम के लिए, वो इन द एयर इन द मोशन था। सो वो t की वैल्यू में यहाँ प्लेस करते हैं, हमारे पास y का रिजल्ट भी आएगा। सो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स अपॉन एस होल स्क्वायर। फाइनली y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। क्लियर, अभी तक हमारे पास ये रिलेशन हुआ। एंड व्हाट इज एस, एस हमारे पास टोटल क्या है, वो डिस्टेंस, वो स्पीड, सॉरी डिस्टेंस नहीं स्पीड, स्पीड है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इनिशियली तो वो सिंपली हॉरिजॉन्टल पर थी, है ना। जब हम आगे बढ़ते हैं या जब वो आगे आएगा इस तरह से मोशन करते हुए, तो हर बार एंगल चेंज हो रहा है, मोशन का एंगल चेंज हो रहा है। आप देखें अभी इस डायरेक्शन में था, अभी इस डायरेक्शन में था, ठीक है। सो ये डिपेंड करेगा थीटा पर कि इस यू का जो मैंने बोला क्या था कि दो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। सो जो हमारी स्पीड होगी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो यहाँ पर हमने यूज़ की थी, और वो कितनी है आइए लेते हैं। सो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी कॉस थीटा होल स्क्वायर। भाई हर बार इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पर आकर वेलोसिटी v हुई, पर कैसा, यहाँ पर v कॉस थीटा, इधर v साइन थीटा। तो ये दो डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी हो गई किसकी, डाउनवर्ड में इज एट दिस पॉइंट, पर ये किसका है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उस टाइम, करेक्ट। सो हमने यहाँ पर इस एंगल को समथिंग थीटा भी मान के चला है, तो थीटा रख लिया है, हर बार चेंज हो रहा है आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकला,
सो रिजल्ट इज कि y आप देखें क्या क्या है, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, ग्रेविटेशनल ये भी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसा कांस्टेंट होगी, ये नंबर हाफ भी कांस्टेंट है, y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज व्हाट, एक्स इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जा रहा है उसके स्क्वायर टाइम। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग है, समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमें ये शो कर रहा है जो पाथ होगा, जो हमारा मोशन होगा वो पैराबोलिक होगा, और जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास बनकर आ रहा है। करेक्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट मैंने लिए और उसके बाद टाइम की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस की, तो मतलब क्या निकला, जो भी हमारा वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हमारे पास हो रहा है, वो डिपेंडेंट कर रहा है किस पे, वो डिपेंड कर रहा है सीधे सीधे एक्स स्क्वायर पे। जब भी हम कभी लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक पाथ देगा कि नहीं देगा। ठीक है, सो इसलिए हमने कहा ये पैराबोला बनाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितनी देर वो ऑब्जेक्ट, वो प्रोजेक्टाइल हवा में था, मूव कर रहा था। सो अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज द टोटल टाइम फॉर विच the projectile remains in its flight, और उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सो आइए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिलेशन निकालते हैं कि क्या होगा, हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो हाइट हमने मान ली कि एच हाइट से वो फेंका गया है। इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, देन इनटू टी प्लस हाफ ए इज एक्सेलरेशन जी है, देन टाइम इज टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि हमने कहा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट को। सो फाइनली यहाँ पर ये टर्म हमारा 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ये 2 मल्टीपल, देन जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h and t square is equal to 2h upon g and t is equal to under root 2h upon g। ये हमारे पास यहाँ एक रिलेशन आया फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली, फिर वहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, हाइट पर डिपेंड करता है, फिर ग्रेविटेशन पर डिपेंड करता है, बस इन्हीं दोनों पर। करेक्ट। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। सो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे मिलेगी हमें, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, वो कितना दूर जा रहा है भाई, यहाँ से हमने अगर इस बिल्डिंग से उसको यहाँ पर थ्रो किया तो वो कितना दूर आकर गिरा, इसकी बात हो रही है। ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। सो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम सिंपली हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी उसको हम रेंज कह रहे हैं तो हम इसको आर से डिनोट कर ले रहे हैं, आर इज अपॉन टी। नाउ इनिशियली जो हमारी वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू थी, और रेंज अपॉन टाइम की वैल्यू ये उठा के रख देते हैं √2h अपॉन जी। सो √2h अपॉन जी। सो द फाइनल रेंज का लिए जो हमारे रिलेशन बनेगा वो जाके यहाँ मल्टीपल होगा, और ये हो जाएगा u टाइम्स √2h अपॉन जी। ये कब का रिलेशन बता रहा हूँ मैं, जब हम किसी भी हाइट से प्रोजेक्टाइल को एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तब का रिलेशन है ये सारा। करेक्ट। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल दैट रिवाइज योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स अबाउट प्रोजेक्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।